हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो जी फ्रेंड, बात करेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन। जो पेपर है आपका आगरा यूनिवर्सिटी में पेपर सेकंड है असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होना है। इसके टॉप 100 क्वेश्चंस की बात करेंगे और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन है और एग्जाम में आपको एज इट इज क्वेश्चंस देखने को भी मिलेंगे। तो क्लास में जो भी स्टूडेंट लास्ट तक बना रहता है डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है और ये क्वेश्चंस रहेंगे आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस। आंसर इसलिए इसमें पहले से टिक है क्योंकि ये पीडीएफ रेडी करके पेड स्टूडेंट्स को शेयर कर दी जाती है, इसीलिए इसमें पहले से आंसर टिक कर दिया जाता है क्योंकि पेड स्टूडेंट्स को टिक करने के बाद ही पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है ताकि उनको पढ़ने में ढूंढने में दिक्कत ना हो। देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मापन का क्या कार्य होता है? तो मापन का कार्य निदान भी होता है, पूर्व कथन भी होता है, वर्गीकरण भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो यहाँ पे सही और सटीक आंसर हो जाएगा। 100 क्वेश्चन हैं पूरे, फटाफट से करेंगे। शिक्षण के मापन में प्रयुक्त करते हैं, शिक्षण के मापन में प्रयोग करते हैं निबंधात्मक परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा। तो शिक्षण के मापन के लिए हम निबंधात्मक परीक्षाएं यानी कि सब्जेक्टिव टाइप, वस्तुनिष्ठ परीक्षा यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप, ये दोनों ही कराते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रामाणिक परीक्षा बनाते हैं निबंधात्मक परीक्षा को या फिर वस्तुनिष्ठ परीक्षा को। तो यहाँ पे ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठ परीक्षा को प्रामाणिक परीक्षा मानते हैं। मूल्यांकन की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो मूल्यांकन की प्रवृत्ति हमारी गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही होती है ना। मापन का प्रकार है तो मापन हमारा निरपेक्ष मापन भी होता है, सामान्यीकृत मापन भी होता है, इप्सेटिव मापन भी होता है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी को चूज करेंगे और ऑप्शन नंबर डी के साथ में जाना भी चाहेंगे। मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। ये बात आपके स्टीवेंस कहते हैं। कौन कहते हैं? मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। ये बात कहने वाले आपके स्टीवेंस हैं। नेक्स्ट वन, शैक्षिक जो मापन होता है वह सापेक्ष होता है। शैक्षिक मापन सापेक्ष होता है, शैक्षिक मापन सापेक्ष होता है। शैक्षिक मापन किस स्केल पर संभव नहीं है? तो आपके ये शाब्दिक स्तर पर संभव नहीं है। जो शैक्षिक मापन है वह शाब्दिक स्तर स्केल पर संभव नहीं है। मूल्यांकन आपका अभी बताया गुणात्मक भी है मात्रात्मक भी है, इसलिए हम गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों के साथ में जाना चाहेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही है। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया व्यावहारिक उद्देश्य केंद्रित है? तो जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है यह व्यावहारिक उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया मानी जाती है। कौन सी? मूल्यांकन प्रक्रिया। कौन सी? मूल्यांकन प्रक्रिया व्यावहारिक उद्देश्य केंद्रित है। बच्चों की आदतों, अनुभवों, विचारों, शैक्षिक संप्राप्ति आदि के संबंध में प्रतिदिन या लगातार मूल्यांकन करना सतत मूल्यांकन कहलाता है। क्या कहलाता है? सतत मूल्यांकन कहलाता है। सतत मूल्यांकन के क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। तो इसमें अभिरुचि, शैक्षिक उपलब्धि और त्रुटियां सभी को सम्मिलित किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पे आपका वो सही और सटीक हो जाएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को अधिकृत रूप प्रदान किया गया था। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट वन की बात करते हैं, निष्पत्ति परीक्षण से जानकारी होती है। तो निष्पत्ति परीक्षण से शैक्षिक उपलब्धियों की जानकारी होती है। निष्पत्ति परीक्षण से शैक्षिक उपलब्धियों की जानकारी होती है। निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता क्या है? तो निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता अभिव्यक्ति, सुलेख, भाषा का उपयोग, ये तीनों ही इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, इसीलिए हम ऑप्शन नंबर डी को चूज करते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता क्या है? तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता वैधता और विश्वसनीयता ये दोनों ही है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी को चूज करेंगे। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का क्या गुण है? तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा में हमारी वस्तुनिष्ठता भी होती है, वैधता भी होती है और विश्वसनीयता भी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो डी है वो सही और सटीक ऑप्शन हो जाता है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीक यानी कि आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का परीक्षा में प्रयोग जो होता है ऑनलाइन परीक्षा में होता है। जी हाँ, बिल्कुल आईसीटी का प्रयोग ऑनलाइन परीक्षा में होता है। बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के मूल्यांकन में होता है। जी हाँ बिल्कुल। प्राप्तांकों के टेबुलेशन में होता है। जी हाँ।
तो जब इन सभी में होता है तो हम ऑप्शन नंबर डी को चूज कर लेंगे। जहां तीनों ऑप्शन सही होते हैं वहां हम 4 के साथ चले जाते हैं। गुणात्मक प्रदत्तों को मात्रात्मक स्वरूप प्रदान करने को अंतर्वस्तु विश्लेषण कहा जाता है। गुणात्मक प्रदत्तों को मात्रात्मक स्वरूप प्रदान करने को क्या अंतर्वस्तु विश्लेषण कहा जाता है। पद की विभेद शक्ति उच्च और निम्न उपलब्धि वाले विद्यार्थियों में विभेद करने की मात्रा की ओर संकेत करती है। यह बात ग्रोन लुंड के द्वारा कही गई है। केंद्रवर्ती मानों में सबसे जो शुद्ध मान है वो मध्य मान का माना जाता है। केंद्रवर्ती मानों में सबसे शुद्ध मान किसका है? मध्य मान का है। केंद्रवर्ती मानों में सबसे अधिक व्यावहारिक उपयोग बहुलांक का होता है। किसका होता है? केंद्रवर्ती मानों में सबसे अधिक व्यावहारिक उपयोग बहुलांक का होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। केंद्रवर्ती मानों में सबसे कम शुद्ध मान कौन है? बहुलांक। कौन है? बहुलांक। केंद्रवर्ती जो मान है वो हमारा बहुलांक भी होता है, मध्यमान भी होता है, मध्यांक भी होता है। इसीलिए हम ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे चूज करेंगे। केंद्रवर्ती मानों में सबसे संवेदनशील जो मान है वो मध्यमान होता है। सबसे संवेदनशील मान कौन सा होता है? मध्यमान। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो जो माध्य विचलन है, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि मध्यमान, बहुलांक, माध्यिका, ये सब केंद्र प्रवृत्ति की माप है, लेकिन माध्य विचलन जो है वो केंद्र प्रवृत्ति की माप नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे शुद्ध माप मध्यमान मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विचलनशीलता की सर्वशुद्ध माप कौन सी है? मानक विचलन। विचलनशीलता की सर्वशुद्ध माप कौन सी है? मानक विचलन है। किसी भी व्यवसाय हेतु दक्षता प्राप्त करने के लिए किसका होना आवश्यक है? तो किसी भी व्यवसाय में दक्षता अगर आपको हासिल करनी है, अगर आप किसी भी व्यवसाय में दक्ष बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्किल्स होना बहुत आवश्यक है। आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, कौशल होनी चाहिए, है ना, तभी आप किसी भी व्यवसाय में दक्ष हो सकते हैं, निपुण हो सकते हैं, पारंगत हो सकते हैं। प्रभावी अध्यापकों को शिक्षण में दक्षता प्राप्त करने हेतु किससे परिपूर्ण होना आवश्यक है? तो कौशल और दक्षता इन दोनों से परिपूर्ण होना आवश्यक हो जाता है। शिक्षण अधिगम, टीचिंग लर्निंग एक जटिल प्रक्रिया है। कैसी है? शिक्षण अधिगम क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है। हमारी शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? मूल्यांकन। शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी क्या मानी गई है? मूल्यांकन ठीक से नहीं हो पाता है, असेसमेंट नहीं हो पाता है, इवैल्यूएशन नहीं हो पाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की मान को सामान्यतः औसत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? औसत कहा जाता है। सांख्यिकी में औसत का अर्थ केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। सांख्यिकी में औसत का अर्थ क्या होता है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। सम अंकों का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? मध्यमान में। सम अंकों का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? मध्यमान में होता है। मनोविज्ञान में प्रयुक्त होने वाली केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है तो उसमें औसतांक, मध्यांक, बहुलांक ये सभी होती हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। बहुविकल्पी प्रश्न बच्चे की क्षमता का आकलन करते हैं सही उत्तर पहचानने के लिए, कि बच्चा कितनी जल्दी, कितनी देर में और सही उत्तर पहचान पाता है 4 ऑप्शन से या नहीं है ना, तो सही उत्तर पहचानने के लिए। आगे बात करते हैं अधिगम क्या है? अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है, मानसिक क्रिया है ना, मेंटल प्रोसेस है। लर्निंग, अधिगम, सीखना क्या है? एक मानसिक क्रिया है। सतत एवं आक्रामक अभिवृत्ति होने पर विद्यार्थी सीखता है। तो सक्रिय, जब एक्टिव और आक्रामक अभिवृत्ति होती है तो बच्चा तीव्र गति से सीखता है। परिणाम का ज्ञान सीखने की गति को आगे बढ़ाता है। परिणाम का ज्ञान जो होता है, रिजल्ट का नॉलेज, परिणाम जो भी होगा उसका ज्ञान क्या करता है? सीखने की जो गति होती है उसको आगे बढ़ाता है। सीखने की प्रक्रिया में व्यवहार परिवर्तन भी होता है भाई। जब आप सीखेंगे तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, आपको एक्सपीरियंस होगा, आप अभ्यास करेंगे, है ना, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही हो जाता है। मापन और आकलन का अर्थ क्रमशः कौन सा है? मापन और आकलन का अर्थ कौन सा है? मापन उपलब्धि का और आकलन निष्पादन का होता है। मापन उपलब्धि का और आकलन निष्पादन का होता है, ये बात यहाँ पे सही है। निश्चित समय अवधि में संग्रहित मात्रात्मक और गुणात्मक आंकड़ों पर आधारित होता है मूल्यांकन। कौन आधारित होता है? मूल्यांकन। आकलन में शामिल किया जाता है मापन का निर्धारण। आकलन में शामिल किया जाता है मापन का निर्धारण। मूल्यांकन का संबंध किससे है? तो मूल्यांकन का संबंध आपका मापन से, आकलन से, मूल्य निर्णय से, इन सभी से है। ठीक है, मूल्यांकन का संबंध इन सभी से है। आकलन मूल्यांकन की कौन सी प्रक्रिया है?
तो आकलन जो है वह मूल्यांकन की एक संक्षिप्त प्रक्रिया है। कैसी है? संक्षिप्त प्रक्रिया है। व्यापक मूल्यांकन डैश के निर्धारण को सूचित करता है। तो व्यापक मूल्यांकन शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र दोनों के निर्धारण को सूचित करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका सी सही हो जाएगा। रचनात्मक मूल्यांकन के लिए निम्न में से कौन सा सही तरीका इसमें से नहीं है? तो रचनात्मक मूल्यांकन के लिए जो सत्र परीक्षा है यह सही तरीका नहीं माना गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। गठनात्मक आकलन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा साधन उचित नहीं है? तो सर्वाधिक जांच परीक्षा, अधिक से अधिक जो जांच परीक्षा है वो उचित साधन नहीं माना गया है। माप का पहला चरण होता है निर्णय लेना कि आखिर मापना क्या है, किसको मेजर करना है, ये फर्स्ट स्टेज होती है। मस्तिष्क की गतिविधियों को मापने की प्रमुख विधियां क्या हैं? मस्तिष्क की गतिविधियों को मापने के लिए ईआरपी, एफएमआरआई और एमईजी का यूज होता है। जब इतना है तो फिर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अध्यापक को विद्यार्थी की योग्यता का आकलन कैसे करना चाहिए? तो अध्यापक को विद्यार्थी की योग्यता का आकलन विद्यार्थी की परीक्षा के द्वारा करना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो सही हो जाएगा। मूल्यांकन की सबसे महत्वपूर्ण पद्धति होती है सतत और व्यापक मूल्यांकन। मूल्यांकन की जो सबसे महत्वपूर्ण पद्धति मानी गई है क्या है? सतत और व्यापक मूल्यांकन है। निम्न में कौन सा निर्माणात्मक मूल्यांकन के लिए एक उपयुक्त उपकरण नहीं है? तो सत्र परीक्षा जो है यह निर्माणात्मक मूल्यांकन के लिए एक उपयुक्त उपकरण नहीं है। एक निष्कर्ष की वैधता को जांचना ब्लूम के वर्गीकरण में किस वर्ग में आएगा? तो यह मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा। किस में आएगा? मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। एक मानक परीक्षण विधि में निम्न में से कौन से गुण अवश्य होने चाहिए? तो इसमें वैधता, विश्वसनीयता और व्यवहार्यता होनी चाहिए, है ना, व्यवहारिकता होनी चाहिए। अभी पीछे भी हम लोगों ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा था। किस प्रकार का मूल्यांकन पठन की कमियों का पता लगाने के लिए होता है? नैदानिक मूल्यांकन। किस प्रकार का? नैदानिक जो मूल्यांकन है वह पठन की कमियों का पता लगाने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 62 है। कहता है एक अवधि अंत या पाठ्यक्रम अंत मूल्यांकन है जो प्रकृति से निर्धारक है। योगात्मक मूल्यांकन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका योगात्मक मूल्यांकन हो जाएगा। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो इसमें सतत मूल्यांकन का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रदान करने की सलाह क्यों दी जाती है? यह मूल्यांकन में होने वाली गलतियों को कम करेगा। ग्रेड प्रदान करने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि यह मूल्यांकन में होने वाली जो गलतियां हैं उनको कम करेगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? ऑप्शन बी वैधता। टीएटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? तो टीएटी का उद्देश्य अभिक्षमता का मापन करना होता है। किसका? अभिक्षमता। ऑप्शन बी आपका। टीएटी का निर्माण मरे के द्वारा किया गया था। कौन, क्या नाम है इनका? मरे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? 16PF परीक्षण जो है यह व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? तो मापन के स्तरों में सबसे अच्छा अनुपात को माना है। मापन के स्तर में सबसे अच्छा कौन है? अनुपात है। कौन है? अनुपात। कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो प्रसार, है ना। बहुलांक, माध्यांक, मध्यमान ये सब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हैं, लेकिन प्रसार नहीं है। पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को केंद्रीय वर्ती प्रमाप का मान कहा जाता है। पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को केंद्रवर्ती प्रमाप का मान कहा जाता है। थर्स्टन और लिकट किसके मापन से संबंधित हैं? तो ये अभिवृत्ति के मापन से संबंधित हैं। थर्स्टन और लिकट जो हैं ये अभिवृत्ति के मापन से संबंधित हैं। उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? यह सृजनात्मकता का है। उत्सुकता परीक्षण जो है यह सृजनात्मकता का घटक माना गया है। 16PF का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? ये व्यक्तित्व के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। 16PF का प्रयोग व्यक्तित्व मापन के लिए किया जाता है। मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, है ना। शिक्षण जो मूल्यांकन है वो क्या होना चाहिए? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसका सिर्फ एक पार्ट है, इसे हिस्सा होना चाहिए। कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं?
सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। तो ये दोनों ही जो प्रथाएं हैं वह सार्थक अधिगम को क्या करती हैं, बढ़ावा देती हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? तो सतत और व्यापक मूल्यांकन इसलिए आवश्यक है क्योंकि निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है, ये डर नहीं होता कि अचानक से हमारी परीक्षा आ जाएगी और क्या 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 होगा फिर, है ना। इसलिए सतत और व्यापक मूल्यांकन होते रहना चाहिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है, वो है निदानात्मक मूल्यांकन। क्या है? निदानात्मक मूल्यांकन। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का स्रोत इसमें से नहीं है? तो जो खोज है यह मूल्यांकन का स्रोत नहीं है। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग कक्षा 3 से 5 तक का मूल्यांकन का आधार क्या होना चाहिए? भाषा की समझ, पढ़ने की क्षमता, अभिव्यक्ति की क्षमता। उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पे वो आपका सही हो जाएगा। कौन निम्नलिखित में से कौन रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? तो जो वार्षिक परीक्षा है यह रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 कक्षा 1 और 2 के लिए किस प्रकार के मूल्यांकन की अनुशंसा करता है? अनौपचारिक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज सतत एवं व्यापक मूल्यांकन डैश के लिए आवश्यक है। किसके लिए? तो सतत और व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थियों में परीक्षा के भय को दूर करने के लिए आवश्यक है। विद्यार्थियों में परीक्षा के भय को दूर करने के लिए आवश्यक माना गया है। प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका पोर्टफोलियो है। प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का जो सर्वश्रेष्ठ तरीका है वो क्या है? पोर्टफोलियो। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। मूल्यांकन का प्रयोग सभी बालकों के लिए किया जाता है। कुछ कोई पर्टिकुलर बच्चा या समस्यात्मक या प्रतिभाशाली नहीं, सभी बालकों के लिए मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। जो बचाव है यह निदान का उच्चतम स्तर है, ऐसा रॉस कहते हैं। कौन कहते हैं? ऐसा रॉस कहते हैं। उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक शिक्षण के बाद आता है। उपचारात्मक शिक्षण जो है वह निदानात्मक शिक्षण के बाद आता है। मापन का क्षेत्र कैसा है? मापन का क्षेत्र विस्तृत है। मापन का क्षेत्र कैसा है? विस्तृत है। ओके। विश्वसनीयता गुणांक को प्रभावित करने वाला कारक है। ऑप्शन 4 आपके सामने है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? आयु, प्रसार, परीक्षण की लंबाई, अनुमान लगाना। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो इसमें राइट वन। देखिए, औपचारिक शिक्षा का स्रोत कौन सा नहीं है? घर जो है या औपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है। औपचारिक शिक्षा आपको कहाँ से मिलती है? स्कूल से, संग्रहालय से, लाइब्रेरी से, जहाँ पे समय, स्थान और ये सब कुछ निश्चित होता है। समय, सिलेबस, है ना, स्थान, तो वो हमारी औपचारिक शिक्षा कहलाती है। अनौपचारिक शिक्षा तो हम कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत आकलन और मापन दोनों समाहित रहते हैं उसे मूल्यांकन कहते हैं। जिसमें आकलन और मापन दोनों समाहित रहते हैं उसे क्या कहते हैं? मूल्यांकन कहते हैं। निम्न में कौन सा आकलन का सिद्धांत नहीं है? तो भौतिक और निरपेक्ष आकलन जो है यह आकलन का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। पाठ्योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है प्रस्तावना प्रश्न। पाठ्योजना में भाई हम पहले क्या है बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं जो कि उनके पूर्व अधिगम से संबंधित होता है। बच्चे ने पहले क्या सीख रखा है, बच्चे को कितना पता है। शिक्षण के कार्य में सम्मिलित हैं तो शिक्षण के कार्य में आपका मूल्यांकन कार्य, उपचारात्मक कार्य और निदानात्मक कार्य, ये सभी शिक्षण के कार्य में सम्मिलित होते हैं। इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी को चूज करेंगे। विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों के लिए कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा? सतत और व्यापक मूल्यांकन विभिन्न योग्यताओं और रुचियों वाले विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी होगा। और नेक्स्ट वन, किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? तो जो तार्किक विधि है इसका उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता। ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान प्रत्यक्षीकरण है। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है? प्रत्यक्षीकरण। आज का लास्ट क्वेश्चन है। और आगरा यूनिवर्सिटी वाले अगर पेड नोट्स आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज का है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ होता है छात्रों की प्रगति का आकलन।
शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है? छात्रों की प्रगति का आकलन। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो आगरा है उसके स्टूडेंट्स को अगर पेड क्लास चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनको क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको PDF मिल जाती है। चलिए, थैंक यू।